और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो आज अयोध्या में रहेंगे। यहां वो भगवान राम की 7 फीट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। श्री राम की इस आदमकद प्रतिमा को कर्नाटक एम्पोरियम से 35 लाख रुपए में खरीदा गया है। प्रतिमा में भगवान राम के कदम रूप को दिखाया गया है। श्री राम की इस प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे। इस प्रतिमा को अयोध्या के शोध संस्थान में रखा जाएगा, जहां इसके अनावरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये 7 फीट की आदमकद प्रतिमा है। इसे शीशम की एक ही लकड़ी को तराशकर बनाया गया है। ये मूर्ति कर्नाटक एम्पोरियम से 35 लाख रुपए में खरीदी गई है। ये भगवान राम का कदम रूप है, जिसे श्री राम का 5वां स्वरूप माना जाता है। ये भगवान श्री राम के वनवास का वो वक्त था जब माँ सीता का अपहरण हो गया था। भगवान राम कदम स्वरूप में दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं। कारीगरों का दावा है कि काठ की इस मूर्ति को बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरयू किनारे भगवान राम की ऊंची प्रतिमा बनाने की भी घोषणा कर चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के विजय जुलूस पर रोक लगा दी है। ममता ने कहा है कि अगर विजय जुलूस निकाला गया तो पुलिस कार्रवाई करेगी। আমি পুলিশকে আজকে নির্দেশ দিয়েছি কোনো বিজয় মিছিল আর হবে না, অনেক দিন হয়ে গেছে। এনাফ, ফেয়ার এনাফ। ये है ममता दीदी की बौखलाहट। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव में टीएमसी को लगे झटके और बीजेपी की कामयाबी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तिलमिलाई हुई है। उनकी तिलमिलाहट इतनी बढ़ गई है कि उनको बीजेपी के जीते हुए उम्मीदवारों के विजय जुलूस भी खटकने लगे हैं। इसलिए उन्होंने बीजेपी के विजय जुलूस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। पुलिस विभाग को बकायदा विजय जुलूस निकालने पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। विजय मिছিলের নাম করে টোটাল তাণ্ডব করা হয়েছে গ্রামে। আমি পুলিশকে আজকে নির্দেশ দিয়েছি কোনো বিজয় মিছিল আর হবে না, অনেক দিন হয়ে গেছে। এনাফ, ফেয়ার এনাফ। हालांकि ममता बनर्जी ये तर्क भी दे रही हैं कि चुनाव परिणाम निकलने के इतने दिन बाद विजय जुलूस निकालने का कोई मतलब नहीं है। 23 তারিখে রেজাল্ট বেরিয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে প্রেস ডিসক্লোজ করেছে এক্সিট পোলের নামে। তাহলে আজকে কত তারিখ হলো? 6 তারিখ। তো অলরেডি 10-12 দিন হয়ে গেছে, রেজাল্ট বেরিয়েছে 14 दिन হয়ে গেল। এখনো কি বিজয় মিছিল শেষ হবে না? जानकारों का मानना है कि अपनी चुनावी कामयाबी का संदेश बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचाना चाहती है, ताकि आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सके। वहीं बीजेपी की इस योजना को विफल करने के लिए ममता बनर्जी विजय जुलूस पर रोक लगाना चाहती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी की चुनावी कामयाबी को ममता बनर्जी सहजता के साथ स्वीकार नहीं कर पा रही है। इसलिए भी उन्होंने बीजेपी के विजय जुलूस पर रोक लगाने का ऐलान किया है। टीम न्यूज नेशन। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच छिड़ा सियासी बवाल थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। 24 परगना जिले में जय श्री राम के नारे को लेकर एक बार फिर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जय श्री राम की नारेबाजी पर पश्चिम बंगाल में मचे सियासी घमासान ने हिंसक रूप ले लिया है। तस्वीर 24 परगना जिले के 12-7 इलाके की है, जहां जय श्री राम की नारेबाजी को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हो गई। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमला कर दिया, बम भी फेंके। इस हमले में एक बच्ची समेत 5 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद जगह जगह सड़क पर खून और बर्बादी के निशान दिखे। जख्मी लोगों में किसी के पैर से खून निकल रहा है तो किसी के चेहरे पर घाव हो गया है। हिंसक झड़प की खबर मिलते ही पुलिस और भारी तादाद में आरएएफ के जवान मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। टीम न्यूज नेशन। पश्चिम बंगाल में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी को लगने लगा है कि अब सूबे की सत्ता पर काबिज होना उसके लिए कठिन नहीं है। वहीं चुनावी चोट से तिलमिलाई टीएमसी ने अपने खोए जनाधार को हासिल करने के लिए अपनी ओर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का शंखनाद। ममता दीदी ने बीजेपी का सामना करने और अपने खोए जनाधार को वापस हासिल करने के लिए अपना एक महिला ब्रिगेड तैयार कर लिया है और इसे बंगाली भावना से जोड़ते हुए नाम दिया है बंग जननी।
टीएमसी की ये बंग जननी आरएसएस और दुर्गा वाहिनी को काउंटर करेगी ताकि बीजेपी की जमीनी ताकत पर चोट की जा सके। इसके साथ ही टीएमसी बीजेपी और केंद्र के सभी कार्यक्रमों का खुलकर विरोध करेगी और बीजेपी की नीतियों को गलत बताने की कोशिश करेगी। अब तृणमूल कांग्रेस ने फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ वो लगातार पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करती रहेगी ताकि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोकना संभव हो सके। टीएमसी का मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में उसे झटका जरूर लगा है, लेकिन अपने काम के बदौलत पार्टी दोबारा अपना जनाधार हासिल कर लेगी। समर्थन आता है जाता है, ये भरोसे पे बनता है। वो भरोसा अगर कहीं निकल गया है तो वो भरोसा हम लोग फिर उसके लिए काम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से उत्साहित बीजेपी का दावा है कि राज्य की जनता को टीएमसी की सच्चाई का पता चल गया है और अब इस पार्टी के लिए दोबारा सत्ता में आना संभव नहीं होगा। ये भी धीरे धीरे कांग्रेस जैसा आईसीयू में जाने वाली है टीएमसी, क्योंकि लोग इतने भाग रहे हैं पार्टी छोड़ करके। 6 महीने के बाद ये पार्टी चलना ही मुश्किल हो जाएगा। बंगाल में जल्द ही स्थानीय निकाय के और उसके बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में टीएमसी और बीजेपी दोनों ने ही अपनी ओर से पूरी तैयारी शुरू कर दी है ताकि आने वाले चुनावों में अपना सियासी प्रभुत्व बनाया जा सके। देवजानी चौबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन, कोलकाता। और केंद्र में एनडीए सरकार का गठन होने के साथ ही शिवसेना ने एक बार फिर प्रेशर पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी है। पार्टी ने लोकसभा में संख्या के लिहाज से एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सदन में डिप्टी स्पीकर पद की मांग रखती है। सरकार बनते ही शिवसेना ने बगावती रुख अपनाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद को लेकर दावा किया है। वहीं उसने एक बार फिर राम मंदिर पर अपनी राजनीति तेज करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। इसी के तहत पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने सभी लोकसभा सांसदों के साथ 15 जून को अयोध्या जाने वाले हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री पद मिलने के बावजूद शिवसेना संतुष्ट नहीं है। उसको लगता है कि उसे सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इसलिए उसने लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पद पर अपना दावा ठोक दिया है। पार्टी का कहना है कि लोकसभा में संख्या बल के लिहाज से एनडीए की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण डिप्टी स्पीकर पद पाना उसका अधिकार है। मांग क्यों करें हम? अगर हक अधिकार है तो मांग करने की जरूरत नहीं है। हमारे 18 सांसद हैं लोकसभा में, दूसरे नंबर की पार्टी है एनडीए में। इसके साथ ही शिवसेना ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए राम मंदिर की राजनीति को भी तेज करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे इसी योजना के तहत अपने सांसदों के साथ 15 जून को अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं। साफ है कि केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना अब परोक्ष तरीका अपना रही है, क्योंकि बीजेपी के अपने बल पर पूर्ण बहुमत हासिल कर लेने के कारण उसके लिए सरकार को सीधे सीधे धमका पाना संभव नहीं रह गया है। टीम न्यूज़ नेशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोदी सरकार में वैसे तो दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन जब कैबिनेट कमेटी का ऐलान हुआ तो पहले उन्हें महज 2 कैबिनेट कमेटी में शामिल किया गया था। हालांकि संशोधित लिस्ट सामने आने के बाद राजनाथ सिंह को 8 में से 6 कैबिनेट कमेटीज में जगह मिल गई है। सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 8 कैबिनेट समितियों को दोबारा गठित किया, तो पहले उसमें महज 2 कमेटियों में ही सरकार में नंबर 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम देखा गया। राजनाथ सिंह को आर्थिक और सुरक्षा मामलों की 2 अलग अलग कैबिनेट कमेटियों में जगह दी गई थी, लेकिन देर रात तक राजनाथ सिंह का नाम 4 और कैबिनेट कमेटियों में जोड़ दिया गया। अब राजनाथ सिंह संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, निवेश एवं विकास मामलों की कैबिनेट कमेटी और रोजगार एवं कौशल विकास मामलों की कैबिनेट कमेटी के भी सदस्य बन गए हैं। संशोधित लिस्ट जारी होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को 8 में से कुल 6 कैबिनेट कमेटियों में जगह मिल गई है। गौर करने वाली बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह को सभी 8 समितियों में जगह दी गई है। इसके बाद सबसे ज्यादा 7 कैबिनेट कमेटियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रखा गया है, जबकि पीयूष गोयल को 5 और नितिन गडकरी को 4 कमेटियों में जगह मिली है। टीम न्यूज़ नेशन। बढ़ते हैं आगे। बालाकोट वाले बम के एडवांस वर्जन से लैस भारतीय सेना होगी। स्पाइस 2000 नाम का ये वही बम है जिसने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के अड्डे को पूरी तरह से तबाह कर दिया था।
सेना को मिलेगी एडवांस स्पाइस बम की ताकत। 100 स्पाइस 2000 बम खरीदने की तैयारी में सेना। बालाकोट वाले बम से बर्बाद होगा पाकिस्तान। दुश्मनों के ठिकानों और आतंकियों के बंकरों को बर्बाद करने वाले जिस बम से कांपा था पाकिस्तान का बालाकोट, अब उससे भी ज्यादा ताकतवर बम खरीदने की तैयारी में है सेना। भारतीय सेना को जल्द ही अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त इजराइल से बंकरों को बर्बाद करने वाले स्पाइस 2000 बम के एडवांस वर्जन मिल सकते हैं। भारत ने इजराइल के साथ 100 से ज्यादा स्पाइस बम की खरीद का सौदा किया है। नए स्पाइस बम मार्क 84 वॉरहेड वाले होंगे। इसे स्पाइस 2000 का एडवांस वर्जन कहा जाता है। सौदे पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। 3 महीने में बमों की ये खेप सेना को मिल जाएगी। स्पाइस 2000 की नई खेप से सेना की ताकत में जोरदार इजाफा होगा। जानकारों के मुताबिक स्पाइस बम 60 किलोमीटर तक दुश्मन के अड्डे को आसानी से बर्बाद कर सकता है। इस खास बम के आगे एक कैमरा लगा होता है। कैमरे को एक कंप्यूटर कंट्रोल करता है। कैमरा टारगेट की तस्वीर कंप्यूटर को भेजता रहता है। टारगेट की पहचान होते ही हमले का सिग्नल मिलता है। बम के हमले से टारगेट पूरी तरह तबाह हो जाता है। इन बमों के इस्तेमाल से भारतीय वायुसेना बिना सरहद पार किए पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डों को निशाना बना सकती है। मार्क 84 वॉरहेड वाले नए स्पाइस बम ज्यादा सटीक और तबाही मचाने वाले होंगे। मोदी सरकार की दूसरी पारी के इस पहले रक्षा सौदे से साफ है कि अब पाकिस्तान की किसी भी गुस्ताखी पर उसे बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज नेशन। आईसीसी ने भारत के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स को लेकर ऐतराज जताया है। धोनी के ग्लव्स पर भारतीय सेना के बलिदान बैज का लोगो लगा था, जिसे आईसीसी ने हटाने के लिए कहा है। क्रिकेट के मैदान से लेकर जंग के मैदान तक देश के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जज्बा किसी से छिपा नहीं है। देश और सेना के लिए माही की यही भावना एक बार फिर सामने आई है। विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में धोनी ने खास तरीके से सेना को सम्मान दिया। मैच के दौरान धोनी के ग्लव्स पर पैरा स्पेशल फोर्सेस के बलिदान बैज का बेहद खास निशान नजर आया। बलिदान बैज वाले ग्लव्स पहने धोनी की तस्वीर को सोशल मीडिया में खूब शेयर किया गया। फैंस इसके लिए धोनी की जोरदार तारीफ कर रहे हैं। हालांकि आईसीसी ने नियमों का हवाला देकर धोनी के दस्तानों को बदलने का फरमान सुना दिया है। बलिदान बैच वाले चिन्ह का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय पैरा कमांडो करते हैं। धोनी को साल 2011 में पैराशूट रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि मिली थी। धोनी ने 2015 में पैरा ब्रिगेड की ट्रेनिंग भी ली है। धोनी ने पिछले साल लेफ्टिनेंट कर्नल की वर्दी में राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया था। ये पहली बार नहीं है जब धोनी ने मैदान के अंदर सुरक्षा बलों के प्रति अपना सम्मान दिखाया है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए वनडे मुकाबले में धोनी ने आर्मी कैप पहनकर विकेट कीपिंग की थी। टीम न्यूज नेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज नेशन।